अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में जनरल फार्मा का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 रिएक्शंस पढ़ लिए थे जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते थे। इस पार्ट में हम देखेंगे एलिमिनेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है एलिमिनेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो ड्रग है वो उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, उसके बाद जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने एलिमिनेट करना है बॉडी से। तो एलिमिनेशन कंसर्न्स द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। ड्रग ने अपना एक्शन बॉडी के अंदर परफॉर्म कर लिया, जो भी हुआ उसके बाद अब उसने बॉडी से निकलना है, तो उसके लिए एलिमिनेशन का प्रोसेस है। एंड देयर काइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। द मेजर मोड्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन आर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजर मोड्स कौन कौन से एलिमिनेशन के, उसमें जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि 4 तरह के रिजल्ट आ रहे थे बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो एलिमिनेशन में होने के लिए इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगी। एक्सक्रीशन वाया किडनी के थ्रू एलिमिनेशन होगी। एक्सक्रीशन वाया अदर मोड्स इंक्लूडिंग द बाइल डक्ट, लंग्स एंड स्वेट। इन सारे मोड्स के थ्रू जो है ड्रग एलिमिनेट हो सकती है बॉडी से। द टाइम टू एलिमिनेट 50% ऑफ अ गिवन अमाउंट और टू डिक्रीज प्लाज्मा लेवल टू 50% ऑफ द फॉर्मल लेवल। प्लाज्मा लेवल ये ड्रग का लिखा हुआ है। इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है एलिमिनेशन हाफ लाइफ। तो द टाइम टू एलिमिनेट 50% ऑफ द गिवन अमाउंट, तो ये एलिमिनेशन हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। साइड पे क्लिनिकल कोरिलेट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ कि एलिमिनेशन ऑफ ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाए। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनका इफ़ेक्ट उसके मतलब एलिमिनेशन होने के बाद तक भी रहता है। तो ये इसमें लिखा हुआ ये देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन रेट। ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये इम्पॉर्टेंट है आपके। इसमें MCQ न्यूमेरिकल टाइप आ जाते हैं और वैसे भी कंसेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ। विद ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन रेट अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग, कांस्टेंट अमाउंट इसमें याद रखने, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज़ एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। एग्जांपल दी हुई है, इफ़ 80 मिलीग्राम is administered and 10 milligram is eliminated every 4 hours, the time course of drug elimination is constant amount eliminate हो रही है ना, हाफ लाइफ उसकी होगी 4 hours। हर 4 घंटे बाद 10 मिलीग्राम जो है एलिमिनेट हो रही है। ऐसा अगर कोई केस होगा तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन रेट। The rate of elimination is independent of plasma concentration or amount in the body। ये ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन रेट जो है ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि कितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, क्योंकि इसने जितनी भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी उसमें से इसने कांस्टेंट अमाउंट निकल जानी है। मतलब मिसाल तो अभी यहाँ 80 मिलीग्राम है तो इसमें से भी 10 मिलीग्राम निकल रही है। एंड में पहुँच के 40 मिलीग्राम बच गई, इसमें से भी अब नेक्स्ट 4 आवर्स के बाद 10 मिलीग्राम निकल जाएगी। इसलिए 10 मिलीग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीछे कितनी अमाउंट बाकी है, उस 10 मिलीग्राम निकलता रहेगा। इस प्रोसेस को कह रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन रेट। ड्रग्स विद ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन रेट हैव नो फिक्स्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इनकी फिक्स नहीं है। मोस्टली ड्रग्स जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन के थ्रू निकलती हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं। उसमें क्या है, इथेनॉल, फेनिटोइन और सैलिसाइक्लेट्स, इनकी डोजेस भी लिखी हुई है, देख लें। इसके लिए निमोनिक है 0 P's फॉर मी, 0 P फॉर फेनिटोइन, E फॉर इथेनॉल, A फॉर एस्पिरिन। एस्पिरिन इसको सैलिसाइक्लेट्स भी कहते हैं। तो ये हम आगे चल के देखेंगे।
कि ये क्या है इन दोनों में डिफरेंस। तो इसके साथ इन्होंने यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ ड्रग और टाइम। एक जो है स्लोप बन रही है यहाँ पे, लीनियर स्लोप, और इसी तरह अगर लॉग ले लें यूनिट्स ऑफ ड्रग का तो इस तरह का हमारे पास ग्राफ आएगा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट। ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन रेट में हमने क्या देखा था कि कांस्टेंट अमाउंट, ये पॉइंट याद रखना है, और इधर हमने याद रखना है कांस्टेंट फ्रैक्शन। विद फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। हाफ लाइफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्रैक्शन किस तरह निकल रही है, 80 मिलीग्राम है, 80 मिलीग्राम का हाफ हो गया 40 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम का हाफ हो गया 20 मिलीग्राम, मतलब यहाँ पे 20 निकल रहा है, यहाँ पे 40 निकल गया था। ऊपर क्या था कि हर स्टेप में हर हाफ लाइफ के बाद 10 मिलीग्राम निकल रहा था, तो इसमें कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद जो है 20 से फिर 10 आ गया, 10 के बाद 5, तो ये इसमें इस तरह का केस चलता है। तो आपको सिनेरियो आ सकता है कि ड्रग वैल्यूज़ ये होंगी कि वो इस पे एक बंदे ने एक ड्रग के 80 मिलीग्राम इंजेस्ट किए और 10 आवर्स के बाद उसकी जो है कंसंट्रेशन जो है इतनी बच गई, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिलीग्राम बच गई, और उसकी हाफ लाइफ फॉर 2 आवर्स थी। तो इस तरह का मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने ये बताना होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या एलिमिनेशन रेट है या सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन रेट। तो उसके बाद आ जाए, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा लेवल और अमाउंट प्रेजेंट। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि एलिमिनेशन डिपेंड करेगी प्लाज्मा, अगर 80 मिलीग्राम है तो इसका हाफ होना ज़्यादा, उसकी एलिमिनेशन हो रही है। रेट जो है मतलब इसी टाइम ड्यूरेशन में 4 आवर्स में 40 मिलीग्राम निकल रहा है, और यहाँ पे इन 4 आवर्स में 20 मिलीग्राम एलिमिनेशन हो रही है। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा एलिमिनेशन का रेट होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा लेवल और द अमाउंट प्रेजेंट, दैट इज़ द हायर द अमाउंट द मोर रैपिड द एलिमिनेशन। Most drugs follow first order elimination rates. Half life is constant. ये ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें जो सिंपल ग्राफ है ड्रग और टाइम का, वो इस तरह का कर्व्ड स्लोप बन रही है, और जो लॉग यूनिट्स ऑफ ड्रग और टाइम का ग्राफ है वो लीनियर स्लोप बन रही है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे ये नोट लिखा हुआ इम्पोर्टेंट, मोस्ट ड्रग्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, हमने पहले देख लिया। रेट फॉल्स एज प्लाज्मा लेवल फॉल्स। ज़ीरो ऑर्डर इज ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स, एग्जांपल ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शंस हैव रीच्ड Vmax। ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन रेट इज कांस्टेंट, हाफ लाइफ इज वेरिएबल। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट इज वेरिएबल, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। इधर नीचे एग्जांपल से समझाया हुआ है कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं हाफ लाइफ का। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन की, यहाँ पे ये लिखा हुआ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन का ग्राफ बनाया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर में हमने ज़हन में रखना है कि कांस्टेंट फ्रैक्शन निकलनी है हर हाफ लाइफ के बाद। कांस्टेंट फ्रैक्शन का मतलब हाफ क्वांटिटी मतलब उसकी निकल रही है, हर हाफ लाइफ में उसकी क्वांटिटी हाफ हो रही है। तो जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में देखा। अब ये देखें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट की हो, प्लाज्मा लेवल्स माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर पर ml और टाइम के साथ ग्राफ बनाया हुआ है। अब ये जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट ज़ीरो टाइम,
यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन 0 टाइम। उसके बाद जो है ना बॉडी में हमने यहाँ पे दे दी ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। इस फेज़ के अंदर जो है ना बॉडी के टिश्यूज़ में चली गई, जो ये यहाँ पे थोड़ा सा फेज़ शो किया हुआ है। उसके बाद उसने ड्रग ने बॉडी से एलिमिनेट होना है। ये सारा जो इन्होंने सीधा आपको लाइन नज़र आ रही है, ये एलिमिनेशन की लाइन बनाई हुई है, ग्राफ बनाया हुआ है। तो इसमें देखें, यहाँ पे हम 6 से शुरू करते हैं। हमने देखा कांस्टेंट अमाउंट निकलनी है, कांस्टेंट फ्रैक्शन निकलनी है, कांस्टेंट फ्रैक्शन निकलनी है, हाफ हो जानी है। अब 6 जो है 6 माइक्रोग्राम, यहाँ पे 6 का हाफ कहाँ पे हो रहा है, नीचे आते जाएं, ये 4 आ गया, 4 के बाद ये 2 आ गया, इन 4 और 2 के दरमियान आ जाते हैं 3 पे। यहाँ तक हम देखें कि कितना टाइम लगा है। यहाँ से देखें जी, 1 घंटा। यहाँ से शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3। तो यहाँ पे हमें देखा 3 आवर्स के अंदर ये इसकी क्वांटिटी हाफ हो रही है। उसके बाद हम इसको एक और जगह भी चेक कर लेते हैं। अब ये देखते हैं 4 जो है 4 माइक्रोग्राम, ये है 3 आवर्स पर। इसका हाफ कितना होगा, 2 पे जाते हैं, यहाँ 2, ये 2 आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने एरो लगा लिया। इसमें हम दोबारा चेक करते हैं कि कितने आवर्स लगे हैं। 1 2 3 आवर्स के अंदर इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ हो गई है। कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है वहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ पे जो है 3 आवर्स के अंदर 3 माइक्रोग्राम निकले थे, और यहाँ पे 3 आवर्स के अंदर यहाँ पे 3 आवर्स के अंदर 2 माइक्रोग्राम्स निकल रहे हैं। तो ये इससे हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन का ग्राफ है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन तो नीचे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम रीनल एलिमिनेशन। The rate of elimination is the glomerular filtration rate plus active secretion minus reabsorption एक्टिव और पैसिव। ये एक फार्मूला दिया हुआ है फिल्ट्रेशन रेट फाइंड करने का, एलिमिनेशन फाइंड करने का, कि रेट ऑफ एलिमिनेशन, उसके बाद इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन में बराबर का साइन, इक्वल का साइन, इज इक्वल टू GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब ग्लोमेरुलर से जितनी फिल्ट्रेशन हुई है प्लस एक्टिव सेक्रीशन, और जो है प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स, डिस्टल टिब्यूल्स, और उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जितनी सेक्रीशन हुई है वो, और ये दोनों, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों में से प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे रीअब्जॉर्प्शन जितनी हुई है। यहाँ मैं आपको शो करवाता हूँ डायग्राम से कि यहाँ से फिल्ट्रेशन जितनी हुई, इतनी फिल्ट्रेशन हो गई, वो आ गया GFR यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ सेक्रीशन होगी, कुछ चीज़ें अंदर आ जाएंगी, वो भी फिल्ट्रेट में आ गई। एलिमिनेशन कर हम देख रहे हैं ना क्या क्या कुछ एलिमिनेट हो रहा है। GFR प्लस सेक्रीशन, उसके बाद यहाँ से जो रीअब्जॉर्ब होगी वापस चली जाएगी, वो तो फिल्ट्रेट में नहीं रहेंगी चीज़ें, इसलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं। तो ये आपको फार्मूला समझ आ गया होगा। फिल्ट्रेशन इज़ नॉन सैचुरेबल लीनियर फंक्शन, आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग्स आर फिल्टर्ड बट प्रोटीन बाउंड ड्रग मॉलिक्यूल्स आर नॉट। वही पुरानी चीज़ें। Clearance is the volume of blood cleared per unit time। ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज डिफाइन क्लियरेंस। क्लियरेंस पर यूनिट टाइम में जितनी ड्रग जो है ब्लड से निकल जाती है उसको हम कहते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस इज कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियरेंस इज इक्वल टू GFR when there is no reabsorption or secretion and no plasma protein binding।
जब कोई एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही, सेक्रीशन भी नहीं हो रही, जितना फिल्ट्रेट बनेगा ग्लोमेरुलस से वो सारा का सारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए क्लियरेंस इज इक्वल टू GFR। प्रोटीन बाउंड ड्रग इज नॉट क्लियर्ड, क्लियरेंस इज इक्वल टू फ्री फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय GFR। फ्री फ्रैक्शन जितना भी होगा उसको GFR से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्लियरेंस आ जाएगी। दो और चीज़ें जो एक्चुअल क्लियरेंस है हमारे पास, जितनी ड्रग हमें क्लियरेंस में मिल रही है, एक्चुअल क्लियरेंस लेस देन GFR कब होगा? जब जो है सेक्रीशन कम होगी रीअब्जॉर्प्शन से। रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है तो जितना GFR बना तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ रीअब्जॉर्ब हो गई, इसलिए जो है क्लियरेंस में हमें थोड़ी थोड़ी ड्रग मिल रही है। एक्चुअल क्लियरेंस इज़ मोर देन GFR। इसका मतलब ये है कि रीअब्जॉर्प्शन कम हो रही है या नहीं हो रही, और सेक्रीशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से क्लियरेंस में जो हमें मटेरियल मिल रहा है वो GFR से ज़्यादा है। तो ये इनोलेन clearance is used to estimate GFR because it is not reabsorbed or nor secreted. A normal GFR is close to 120 ml per minute। ये MCQ पॉइंट है, ध्यान में रख लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट एक ऐसी स्टेट है कि जो हमें बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है किसी भी ड्रग के प्रॉपर एक्शन के लिए। मतलब इसको कह लें कि सिमिलर कंसंट्रेशन हमें बॉडी में जब मिल रही होती है ड्रग की तो वो उसका ड्रग प्रॉपर एक्शन कर सकती है। स्टेडी स्टेट मतलब एक लाइन में चल रही है ये जो है ना ड्रग की कंसंट्रेशन। इसको देख लेते हैं। स्टेडी स्टेट इज़ रीच्ड आइदर व्हेन रेट इन इज इक्वल टू रेट आउट। या तो रेट इन और रेट आउट, जितनी ड्रग हम दे रहे हैं बॉडी के को उतनी ही निकल रही है, ना उससे ज़्यादा निकल रही है ना कम निकल रही है, तो उस कंडीशन में स्टेडी स्टेट अचीव हो सकती है। और व्हेन वैल्यूज एसोसिएटेड विद अ डोजिंग इंटरवल आर द सेम एज दोज इन द सक्सीडिंग इंटरवल। या ये बताया हुआ कि मतलब जिस डोज जब दे रहे हैं उस इंटरवल में जो बॉडी के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन है उतनी ही है जितनी उससे उसके नेक्स्ट वाले इंटरवल में है। तो इसको नीचे डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। प्लेटो प्रिंसिपल। प्लेटो प्रिंसिपल क्या है? The time to reach steady state is dependent only on the elimination half-life of drug। इसमें ये बता ये रहा है कि ना हमें बॉडी के अंदर ना कांस्टेंट लेवल मेंटेन करके रखना है ड्रग का। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन हाफ लाइफ कितनी है। अब स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें पता होगा कि एलिमिनेशन हाफ लाइफ मिसाल के तौर में हमने 10 मिलीग्राम ड्रग दी, हमें पता है कि उसकी हाफ लाइफ 4 आवर्स है। 4 आवर्स के बाद वो 5 मिलीग्राम बच जाएगी, फिर हम उसको 10 फिर दे देंगे। उसके बाद हमें अचीव करना है 10 मिलीग्राम, 10 फिर दे देंगे। 10 देते देते एक वक्त आएगा कि हम वो जो उसकी स्टेडी स्टेट है उसको अचीव कर लेंगे। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डोज साइज and frequency of administration, assuming the drug eliminated by first order kinetics। हम इसमें assume कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है कि हर हाफ लाइफ के बाद उसकी जो है कांस्टेंट फ्रैक्शन रिमूव हो रही है, हाफ हो रही है। नीचे फिगर दी हुई है, इसमें देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने 100 जो है माइक्रोग्राम बोलस दिया है एक पेशेंट को। 100 माइक्रोग्राम उसके अंदर अब हमने इंजेस्ट कर लिया है। उसके बाद एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो उसकी अमाउंट जो है हाफ हो जाएगी, 50 माइक्रोग्राम तक आ जाएगा। जैसे ही उसकी हाफ लाइफ पूरी हुई हमने एक और डोज दे दी 100 माइक्रोग्राम की। 100 माइक्रोग्राम की जैसी दूसरी डोज मिली तो ये 150 तक पहुंच गया। 150 तक पहुंचने के बाद जब उसकी दोबारा एक हाफ लाइफ गुजरी, सेकंड हाफ लाइफ,
तो वो 75 तक आ गया, 150 का हाफ 75। फिर 75 तक पहुंचते ही हमने थर्ड डोज दे दी। थर्ड डोज देने के बाद वो पहुंच गया हमारे पास 175 पर। 175 के बाद जब नेक्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो वो आ गया 88 पर। 88 पे आते ही हमने नेक्स्ट डोज दी तो 188 पर चला गया। 100 की डोज दे रहे हैं हम। 188 से फिर हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो आ गया 94 पर। 94 पर हमने फिर उसे एक डोज दी 100 माइक्रोग्राम की, तो 194 से फिर इस तरह करते करते एक टाइम आया कि हम वो जो स्टेडी स्टेट अचीव करना हमें जो रिक्वायर्ड उसकी कंसंट्रेशन थी वो हमने अचीव कर ली, जो कि 100 माइक्रोग्राम है। अब इस सारे प्रोसेस में इस तक पहुंचने के लिए, स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए कितनी हाफ लाइफ्स लगी हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर देन 7 हाफ लाइफ्स हमें लगी हैं टू रीच मैथमेटिकल स्टेडी स्टेट। जो हम जिस तरह मैथमेटिकली इसको हम देख रहे हैं उस तरह हमें पहुंचने के, लेकिन जो है प्रैक्टिकली हम देखते हैं कन्वेंशनली तो 4 to 5 हाफ लाइफ्स गुजरने के बाद जो है स्टेडी स्टेट तक पहुंच जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है कि टाइम एट स्टेडी स्टेट 50%, 1 हाफ लाइफ, 90% 3.3 हाफ लाइफ, 95% 4 to 5 हाफ लाइफ और 100% मोर देन 7 हाफ लाइफ। ये याद रखें, क्लिनिकल स्टेडी स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिकल स्टेडी स्टेट। इससे आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कुछ जो हैं डॉक्टर्स वो आपको बताते हैं कि आपने ये ड्रग का कोर्स जो है, ये मेडिसिन का कोर्स आपने 5 दिन करना है, 6 दिन करना है, बीच में नागा नहीं करना, बीच में छोड़नी नहीं है किसी दिन। तो उसका यही मकसद होता है कि जिस दिन आपने छोड़ी, यहाँ 150 तक आई हुई थी, 50 के बाद ये 25 पे चली जाएगी नेक्स्ट इसकी हाफ लाइफ। उसके बाद फिर इसको दोबारा टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 94 तक आ गई, 94 के बाद आपने एक दिन ड्रग नहीं ली, ये फिर आ गई उसके बाद 42 पर, 47 पर। तो इस तरह जो है ना, जहाँ भी आप एक दिन मेडिसिन छोड़ते हैं तो आपका जो स्टेडी स्टेट तक पहुँचने के लिए टाइम बढ़ जाता है और आपको इफ़ेक्ट जो है वो शो नहीं होता, रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट। यहाँ पे एक ग्राफ बना के इन्होंने शो किया हुआ है कि हमने एक सेम ड्रग है, इसको हमने 5 डिफरेंट रेट्स पे इन्फ्यूज़ किया है। 5 मिलीग्राम पर मिनट, 4 मिलीग्राम पर मिनट, 3 मिलीग्राम पर मिनट, 2 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम पर मिनट। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि उसको स्टेडी स्टेट तक पहुँचने के लिए सेम टाइम लगा। सारे जो जितने भी हमने तरीक़ों से दी उस ड्रग, जितने भी रेट्स पर दी, उसको स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए सेम टाइम लगा। अब उसकी वजह बताता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। ड्रग सेम है तो उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी सेम रहेगी, इसलिए जो है हम जिस तरह भी देंगे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये भी साथ लिखा हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ डोज साइज़, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह भी देंगे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ड्रग सेम है। एलिमिनेशन वो स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना उसमें एक मेथड के थ्रू लग रहा है। हम उसको क्वांटिटी बढ़ाते जाएं लेकिन उसको वो स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि डिपेंडेंट ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ओनली ऑन द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। तो ये आपको इन्होंने प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझा दिया। नोट देख लेते हैं। प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोज। प्लाज्मा कंसंट्रेशन एज स्टेडी स्टेट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्लियरेंस। ये आप रिलेशन याद रख लें। स्टेडी स्टेट पे जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है डोज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस। उसके बाद ये नेक्स्ट एक कंसेप्ट दिए हुए लोडिंग डोज। लोडिंग डोज क्या चीज़ है? बाज़ कंडीशन ऐसी होती हैं कि हमें जो है स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए नॉर्मल तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है।
तो ऐसी कंडीशंस में हम स्टार्ट में एक डोज देते हैं जो कि नॉर्मल डोज से डबल होती है। उसके थ्रू हम जो है ना, ये आपको शो हो रहा है, नॉर्मल अगर हम देते जाएंगे डोज तो उसके थ्रू इतना टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए। तो हमने स्टार्ट में एक हाई डोज दे दी जिसकी वजह से जो है हम अपना जो रिक्वायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा लेवल, वो जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे इन्होंने साथ दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम द लोड, ये आप पढ़ लें सारा, मैं मेन पॉइंट बता दें। लोडिंग डोज इज़ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द डोज यूज फॉर मेंटेनेंस। यहाँ में हमने देखा कि ये हम स्टार्ट में इतनी डोज दे रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ये इससे डबल बन रही है। जितनी डोज हम मेंटेनेंस के लिए देते हैं ना, उससे डबल ऑलमोस्ट डबल डोज देते हैं, तो वो लोडिंग डोज बन जाती है। लोडिंग डोज इज़ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डोज यूज फॉर मेंटेनेंस assuming normal clearance at same availability for maintenance doses। तो यहाँ पे ये आप फार्मूला इसका देख लें, लोडिंग डोज का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ओवर बायो अवेलेबिलिटी। ये फार्मूला भी आपका MCQs में यूज़ होता है। लोडिंग डोज के हवाले से एक और पॉइंट, सच लोडिंग डोजेस आर ऑफन वन टाइम, एक ही दफ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, ज़्यादा देंगे तो वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन तक पहुंच जाएगी। एंड एस्टिमेटेड टू पुट इनटू द बॉडी द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट शुड बी देयर एट स्टेडी स्टेट। इसकी एग्जांपल देख रहे हैं, डाइजॉक्सिन की हाफ लाइफ है 2 days। तो इस तरह उसको स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए 8 से 10 डेज़ लग जाते हैं। हम इस टाइम को कम करने के लिए जितना 8 to 10 डेज़ तक अगर हम पहुंचेंगे तब तक तो जो है पेशेंट जो उसकी डेथ हो जाएगी। इस केस में डाइजॉक्सिन देते हैं हम हार्ट के केस में। तो इसलिए जो है हम उसको लोडिंग डोज का सहारा लेते हुए उसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जल्दी अचीव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाए कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प देंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हम पहले देख चुके हैं। हाफ लाइफ का फार्मूला 0.7 इंटू VD ओवर क्लियरेंस। मल्टीपल डोज और इन्फ्यूजन रेट इक्वेशंस। उसके बाद इन्फ्यूजन रेट, क्लियरेंस इज इंटू स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। उसके बाद लोडिंग डोज का फार्मूला ये भी आपको बता दिया मैंने। मेंटेनेंस डोज, ये फार्मूला, क्लियरेंस इंटू कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट। ये हो गया सारा। आपको यहाँ पे ये एब्रीवेशन भी शो हो रहे हैं। ये सारा आपका फार्माकोकाइनेटिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी कुछ डेफिनेशंस रहती हैं, वो मैं फार्माकोडायनामिक्स कंप्लीट करवा के फिर आपको मिनी कैट जंग से वो डेफिनेशंस कवर करवा दूँगा इंशाल्लाह। इसमें कोई क्वेश्चंस हैं कोई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसमें अगर कोई आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।